हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। फटाफट ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओ जमुरो जमुरो ओ जमुरो 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 ओ जमुरो ओ जमुरो ओ जमुरो ओ जमुरो। चलिए फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग लक्ष्य नीट बैच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6, ठीक है। आओ पहले चाय पीते हैं। तुमको चाय मिलता है तुम्हारे घर में? हाँ, तुम्हारे घर में तुमको मिलता है गाली, तुम खाते हो धक्के, तुमको चाय कहां से मिलेगा। चलो, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए एक बार। भाई साहब, आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट। इनफाइनाइट प्लेट की वजह से पोटेंशियल कैसे डिफाइंड होगा, और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की वजह से हम पोटेंशियल लिखेंगे कहीं बाहर में या स्फीयर के अंदर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। एंड क्वेश्चन ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, भाई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल कैसा बनता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओह, आई डोंट ड्रिंक चाय। ओके, मिलता ही नहीं है तो डोंट ड्रिंक। भाई साहब, मैं गरीब हूं, रूखा सूखा खाता हूं। मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त बहुत परेशान हैं, हम रूखा सूखा खाते हैं। चल देख इधर, मैं और मेरे गांव के सारे दोस्तों को चाय का चीयर्स। Consider a sphere of radius r having charge q uniformly distributed inside। अब इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है? Consider a sphere of radius r having charge q uniformly distributed inside it, मतलब अंदर में हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही समझ आ रहा ना भाई मेरे? यही समझ आ रहा ना चचा चौधरी? देख इधर। ओके, at what minimum distance from its surface, at what minimum distance from its surface the electric potential is half of the electric potential at its center। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस पूछा है। एक बात बताओ, सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है सरफेस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल होता है 3k/2r, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहीं पे होता है। अब इसके पोटेंशियल का आधा पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल का आधा पोटेंशियल इस सरफेस से अंदर भी कहीं एक्स डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर सकता है, और सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्या मैं ऐसा मान सकता हूं? बताओ बताओ, क्या अंदर भी कम होगा और बाहर भी कम होगा? एक बार यहां पे ग्राफ बना के देखो। जब ग्राफ बनाते हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे बनता है। सॉरी, हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ऐसा ही तो होता है। यहां तक सरफेस का नेचर रहता है। यहां पे होता है 3k/2r, और सरफेस पर एग्जैक्टली होता है k/r। मतलब कितना कम हुआ? 1.5 गुना कम हुआ, आधा तो नहीं हुआ। अब ये बोल रहा है फ्रॉम इट सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट सेंटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा पोटेंशियल तो जो सेंटर पर है यहां पर, इसका आधा कहां एग्जिस्ट करेगा? आधा। सोचो, इसका हाफ कहां पे एग्जिस्ट करेगा? तो मान लो कि हम सरफेस से कहीं एक्स डिस्टेंस पर यहां पे पोटेंशियल लिखते हैं v1। तो सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल v1 की वैल्यू क्या होगी? सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर बाहर पोटेंशियल लिखोगे तो सारे चार्ज को तो तुम सेंटर पे मानोगे। ये रेडियस r है, सरफेस से डिस्टेंस x लिया है, तो पोटेंशियल होगा kq/r+x, kq/r+x। और ये जो v1 है, जितना सेंटर पे पोटेंशियल है उसका आधा है, तो 3kq/2r का आधा कर दो 2। अब इसको सॉल्व करो तो kq से kq कटेगा, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, ये 4r है, इसको यहां ले आओ तो 4r इज इक्वल टू ये यहां चला जाएगा 3r + 3x। 3r को इधर लाओगे 4r
-3r ये हो जाएगा r, ये मिसप्रिंट है, x इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू r/3। तो x इज इक्वल टू r/3 पे पोटेंशियल जो है वो आधा हो रहा है सरफेस से, और मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो यही होगा सरफेस से मिनिमम डिस्टेंस, x इज इक्वल टू r/3 पर, सरफेस से x इज इक्वल टू r/3 पर। बताओ, एक बच्चा कह रहा 4r/3, क्या तूने अंदर मान लिया था क्या? अंदर मान लिया था क्या? अंदर पे पोटेंशियल इतना कम होगा ही नहीं। देखो अंदर पे सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3kq/2r, और यहां पे कितना कम हुआ है? 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स कम हुआ है ना। देखो ना 1.5 टाइम्स कम है, और इसका आधा, तो आधा तो बाहर में एग्जिस्ट करेगा ना बेटा। देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मुझे बताओ आधा पोटेंशियल एग्जैक्टली सेंटर का कोई एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। ग्राफ ऐसा थोड़ी ना बन रहा है। अगर मान लो ग्राफ ऐसा बनता, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ग्राफ ऐसा बनता, अगर ग्राफ ऐसा बनता तो तुम कह सकते हो कि देखो सर यहां पे x1 पे भी ये वाला पोटेंशियल और x2 पे भी ये वाला पोटेंशियल सेम आ रहा है। ऐसा तो यहां पे है नहीं। पोटेंशियल का ग्राफ जब तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, ऐसा बना है, यहां पर है 3kq/2r, यहां पे है kq/r, कितना कम हुआ? 1.5 गुना कम हुआ। आधा कम करना है तो आधा सरफेस के बाहर ही तो एग्जिस्ट करेगा, सरफेस के अंदर तो आधा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Consider a sphere of radius r having charge q uniformly distributed inside it. At what minimum distance from its surface? लेकिन सवाल में तो यहां पूछा है ना, at what minimum distance from its surface? At what minimum distance from its surface? Electric potential is half of the electric potential at center. तुमने सेंटर से डिस्टेंस निकाला है, कोई बात नहीं, सेंटर से निकाल के फिर सरफेस में कन्वर्ट करो। ओके, क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। अब एक अच्छा सवाल मैं देता हूं, अच्छा सवाल देता हूं, बढ़िया सवाल है ना। MR स्टार प्रॉब्लम, मतलब नॉट फॉर ऑल प्रॉब्लम। सवाल मैं ध्यान से लिख रहा हूं, समझते चलना और इसको सॉल्व करना साथ साथ में, ठीक है ना। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, जब मैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर लिखूंगा इसका मतलब आप समझ जाना कि ये सेंटर से लेके सरफेस तक चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्ज q and radius r. If I assume potential at surface of a sphere is 0. Surface of a sphere is 0. Then find potential. At the center of a sphere. At the center of a sphere. बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, मतलब ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, टोटल चार्ज इस पर Q और उसका रेडियस है बेटा R। बोला है कि इफ आई एज्यूम पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 0। अब इसके सरफेस पर पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया। क्या मैं सरफेस पर पोटेंशियल 0 मान सकता हूं? हाँ यार, रेफरेंस तो कहीं भी मान सकते हो। सरफेस पर वैसे पोटेंशियल होता क्या है? kq/r। सरफेस पर बेटा पोटेंशियल कितना होता है? kq/r। अब सरफेस पर पोटेंशियल होता है kq/r, लेकिन ये kq/r कब होता है? हमेशा नहीं। जब इंफिनिटी पर आप 0 मानते हैं, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 मानते हैं, इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 मानते हैं, तब सरफेस पर इतना पोटेंशियल होता है और सेंटर पर पोटेंशियल होता है 3kq/2r। ये एकदम सही है कि सेंटर का पोटेंशियल हमेशा होगा 3kq/2r अगर इंफिनिटी पे रेफरेंस माना है तो, और सरफेस पे होगा kq/r। लेकिन रेफरेंस तो रेफरेंस है, तुम कहीं भी मान सकते हो। अगर मैं रेफरेंस सरफेस पर ही मान लूं तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यह आपसे पूछा है कि नहीं? तगड़ा सवाल बताओ, है कि नहीं? तगड़ा सवाल बताओ। हां, और बहुत सारे बच्चे नहीं, लगभग सारे ही बच्चों ने जवाब दिया है 0। और इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि तुम एकदम सही जवाब दे रहे हो, बहुत खुश हूं इस बात से।
मैंने आपका फुल इंटरव्यू देखा, फन विथ साइंस। अच्छा, योर लाइफ स्टोरी इज फुल ऑफ मोटिवेशन। अब पर भी ले रामलाल, 2 KQR आपने ऐसा ग्रेविटेशन में भी करवाया था। अच्छा, 0 इज आंसर बिकॉज द सेंटर 3/2 द सरफेस। ओके, हिमांशु गुप्ता जी कह रहे हैं कि 0 होगा आंसर, 0 होगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्वेश्चन को तो पढ़ो 4-6 बार, तब समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब 0 है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि अगले 5 मिनट तक तुम्हें नीट की कसम है, जहां पे भी खड़े हो वहां पर अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखोगे। अगर तुम्हारा आंसर 0 है तो मतलब 7:47 तक, अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा होकर लेक्चर देखोगे। सर नीट की कसम मत दिया करो, नहीं तो तुम खड़े हो गए क्या? तुम इतना बात थोड़ी ना मानते हो, मेरा बात मान लिया करो तो नहीं दूंगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या हो गया? एक पैर पे ऐसे खड़े हो जाओ, मैं भी खड़े हो सकता हूं, देखो खड़े हो गया एक पैर पे। लाओ मैं भी एक पैर पे खड़े होकर पढ़ाता हूं, चल। हाँ, एक पैर पे खड़ा हूं, चल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज q and radius r. If I assume potential at the surface of a sphere is 0, then potential at the center of a sphere. तो सेंटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये पूछा है। सेंटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये पूछा है। अब सुनो, किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है ना, वो यूनिक नहीं होता, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज जो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं डेल्टा भी डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। डेल्टा भी डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। चाहे तुम रेफरेंस कहीं भी लो, चेंज इन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा सेम रहेगी। सर मतलब डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो रेफरेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। चाहे तुम कहीं भी रेफरेंस लो, डेल्टा भी तो सेम आती है। ये तो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सर हाँ, अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? सर सरफेस माइनस सेंटर, जो पहले हुआ करता था, बाद में सेंटर सरफेस माइनस सेंटर वही रहेगा। पहले इंफिनिटी पर रेफरेंस मानो तब और जब आप सरफेस पर रेफरेंस मानो तब ये चीज बराबर रहेगा। तो जब आपने सेंटर में पोटेंशियल लिखा था 3KQ/2R, तो सॉरी सरफेस पर पोटेंशियल, कोई भी डिफरेंस ले लो ना, डिफरेंस का मतलब जरूरी नहीं है कि आप सरफेस माइनस सेंटर करोगे, सेंटर माइनस सरफेस करोगे, कोई भी ले लो। अगर सरफेस माइनस सेंटर है तो यहां भी सरफेस माइनस सेंटर होगा। ये पहले वाला, ये बाद वाला। तो पहले सरफेस, मैंने यहां गलत लिखा है क्या? ये सेंटर है और ये तेरा सरफेस है। क्लियर है क्या? तो सेंटर माइनस सरफेस बराबर सेंटर माइनस सरफेस। मतलब इधर अगर तुम सेंटर माइनस सरफेस करोगे तो यहां पे सेंटर माइनस सरफेस करोगे, यहां पे सरफेस माइनस सेंटर करोगे तो यहां पे सरफेस माइनस सेंटर करोगे, कोई खास बात नहीं है। तो पहले जो डेल्टा वी था आपका इंफिनिटी पर रेफरेंस मानते हुए, अगर रेफरेंस आप सरफेस पर मानोगे तो वो डेल्टा वी सेम रहेगा। अब सेंटर का पोटेंशियल बोलो क्या है? 3KQ/2R। सरफेस का बोलो सर KQ/R बराबर यहां पे सेंटर का हमको निकालना है, सरफेस का हमने 0 मान लिया। तो 3KQ/2R में से KQ/R घटाओ तो ये हो जाएगा KQ/2R। अबे यार एलसीएम आता है कि नहीं आता? 2R लोगे एलसीएम, तो ये 3KQ माइनस 2KQ, KQ/2R इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सेंटर। ये आपका आ गया आंसर। टाइम हो गया 45, अभी 2 मिनट और खड़ा हो रहना पड़ेगा यार। देख आंसर आ गया, KQ/2R इज योर करेक्ट आंसर। सर ये वाली बात हमको समझ नहीं आई बेटा, इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत पुरानी बात है। ये आपको 11th क्लास के वर्क एनर्जी पावर में, ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैट में भी मैंने बताया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो एक यूनिक वैल्यू है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन पे डिपेंड करता है। तो इसमें सरफेस से लेके सेंटर का वर्क डन, ये सरफेस से लेके सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और यहां पे अब रेफरेंस कहीं भी मानो, इसका डेल्टा वी और इसका डेल्टा वी तो सेम रहेगा ना यार। रेफरेंस पर क्या डिपेंड करता है? रेफरेंस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। बताओ सर, ये तो अच्छा सवाल हो गया, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब कुछ बच्चों ने लॉजिक क्या लगाया था कि सर हम जानते हैं सरफेस का पोटेंशियल 3/2 टाइम्स ऑफ
सॉरी सेंटर का पोटेंशियल 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस का पोटेंशियल होता है। भाई ये तो 3/2 टाइम्स तब होता है ना जब इन्फिनिटी पर रेफरेंस मानते हैं। मैं क्यों खड़ा हूं? मैं तुम्हें दिखाने के लिए खड़ा हूं कि कैसे खड़ा होना होता है, और 5 मिनट तक खड़े होना कितना आसान काम है, मैं तुमको दिखाने के लिए खड़ा हूं। चल देखिए सवाल। अ चार्ज Q is moved from A to B. A charge Q is moved from A to B in the region of fixed ideal dipole. In the region of fixed ideal dipole. एक पैर को दूसरे पैर पे टिका के भी खड़े हो सकते हैं। डाइपोल कहां है भाई? डाइपोल दिखाओ। ये रहा डाइपोल, देख, आंख खोल के देख, आंख फाड़ के देख, ये डाइपोल है, देख ध्यान से, ये डाइपोल है। और ये डाइपोल एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखो, P है डाइपोल। यहां से सेंटर से R डिस्टेंस और थीटा एंगल पे एक चार्ज रखा है मैंने Q। अ चार्ज Q is moved from A to B in the region of the ideal dipole P. Find the work done on the charge. वर्क डन ऑन द चार्ज A से B तक ले जाने में वर्क डन पूछा है। मेरे हिसाब से टाइम हो गया क्या? अरे बाप रे, हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। चलो भाई चलो, चलो इधर देखो, चलो इधर देखो। अब मुझे बताओ ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना। वर्क डन ऑन द चार्ज, तो किसका वर्क डन निकालूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कि एक्सटर्नल का? सवाल पढ़ो अच्छे से। अ चार्ज Q मूव्ड फ्रॉम A टू B इन द रीजन ऑफ फिक्स्ड आइडियल डाइपोल P, फाइंड द वर्क डन ऑन द चार्ज। सिर्फ वर्क डन लिखा है। जब सिर्फ वर्क डन लिखा हो तो हमेशा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है, जिसको हम डेल्टा U कह सकते हैं या Q डेल्टा V कह सकते हैं। Q क्या? वो चार्ज जिसको आप घुमा रहे हो, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसके फील्ड में घुमा रहे हो, उस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई साहब Q तो Q है। अब इस P के वजह से, डाइपोल की वजह से, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल होगा KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, याद है? हाँ जी सर। माइनस ये तुम्हारा Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, ओहो गलती कर दिया, ये तो Q चार्ज Q रहेगा, और फाइनल पोटेंशियल क्या लिखोगे? तो फाइनली पॉइंट यहां पे तुम्हें पोटेंशियल लिखना है, तो इस डाइपोल की वजह से यहां पर पोटेंशियल लिखोगे तो KP, और एंगल क्या होगा? डाइपोल मोमेंट और इस आर वेक्टर के बीच में, ये पीछे से एंगल थीटा है तो आगे से हम एंगल लेते हैं ना, तो अल्फा ले लेंगे। अल्फा होगा 180 माइनस थीटा, तो KP cos 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल तो यही आएगा उस पॉइंट पे। 180 माइनस थीटा क्या होता है सर? ये तो हमें याद ही नहीं है। ये तो हमें फंक्शन चेंज वाला जो रूल पढ़ते हैं AC ACT, उससे याद रखना पड़ेगा, है ना। बहुत बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो 11th क्लास में इसको सीख नहीं पाते। याद है cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू समझ ही नहीं पाते कि क्या होगा। तो तुम्हें बहुत लंबा सा वो जो नहीं होता है फंक्शन चेंज, 90 डिग्री फंक्शन चेंज करेगा, फिर 180 डिग्री फंक्शन चेंज नहीं करेगा, 270 फंक्शन चेंज करेगा, 0 डिग्री और 360 डिग्री फंक्शन चेंज नहीं करेगा, ये वाला पढ़ते हैं ना। अच्छा ये वाला हम पढ़ लेते हैं, एक बार को तो सीख जाते हैं क्या, फिर इसको भूल जाते हैं? बताओ ईमानदारी से, भूल जाते कि नहीं भूल जाते? बताओ, भूल जाते हैं, है ना। उसमें याद ही नहीं रहता कौन से कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कौन फंक्शन चेंज करेगा कौन नहीं करेगा। ईमानदारी से बताओ कि थोड़ा हम भूल जाते कि नहीं जाते? एकदम ईमानदारी से बताओ यार। क्लियर है बात? क्लियर है बात? रिपीट प्लीज मत लिखा करो बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं और मैं तुम्हें बताऊंगा डाउट, लेकिन डाउट लिखो तभी बताऊंगा ना। डाउट लिखोगे तभी बताऊंगा ना भाई। डाउट लिखो, अच्छे सेंसिबल डाउट लिखो, मैं जरूर बताऊंगा। सर आपने जो सॉल्यूशन दिया वो DPP 4 का है। चलो भाई, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? ठीक है, तो यहां पे बच्चों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, फेजर डायग्राम। अच्छा इसको फेजर डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। अच्छा इसके निकालने का एक आसान तरीका बताता हूं। क्या तुम्हें
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है? हाँ, कॉस ए माइनस बी बहुत आसान है, कॉस ए इंटू कॉस बी ये होता है, याद करो, कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, ये तो याद है, तो बस ये एक चीज पढ़ो और उसी से सारा हो जाएगा। तो फिर दूसरा कंसेप्ट रटने की क्या जरूरत है? अब कॉस 180 माइनस थीटा तुम्हें पढ़ना है तो हो गया ना, ये तुम्हारा एंगल ए हो गया, ये तुम्हारा एंगल बी हो गया भाई, और यहां पे फॉर्मूला ए माइनस बी का लगा दो। और इस साहब बहुत जोरदार, 180 इंटू कॉस थीटा, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस साइन 180 इंटू साइन थीटा, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होता है वो जीरो होता है। कैसे पता? अरे साइन 0 0, साइन 180 भी 0, तो ये तो ऐसे भी खत्म हो गया। अब ये दो टर्म बचा, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं -1, तो ये हो गया -1 इंटू कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा। अब ना तो हमें यह याद करने की जरूरत पड़ी कि कौन फंक्शन चेंज करेगा और कौन फंक्शन चेंज नहीं करेगा, और हमें यह भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन से क्वाड्रेट में कौन क्या होता है। सीधा आंसर, जियो रे मास्टर, खत्म। और यह फॉर्मूला तो सबको याद होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। बताओ, हाँ तो हम वो क्यों पढ़ते हैं? हमको नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम बकवास चीज है। वहां पे जो भी तुम फंक्शन चेंज करते हो ना, बहुत आसान है। जैसे साइन 180 प्लस थीटा है, तो कोई बात नहीं, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन 180 तो जीरो होता है, तो एक टर्म तो ऐसे ही जीरो होगा, दूसरा जो बचेगा वो आंसर दे देगा। ओह माय गॉड, यस सर प्लीज एक बार बता दीजिए एंगल किसके बीच का लेना है। एक बार क्या, मैं तो 6 बार बता चुका, डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। डाइपोल मोमेंट आगे है, पोजीशन वेक्टर ये है, तो इस केस में थीटा लिया है। अब ये पोजीशन वेक्टर है, पीछे से एंगल दे दिया, तो हम पीछे का एंगल थोड़ी ना लेंगे, डाइपोल तो एक्स एक्सिस में। अब ये वाला एंगल डिफाइन होगा। वेरी गुड डाउट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हो तो रेफरेंस 0 नहीं मानना है क्या? नहीं, क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना दिया हो तो रेफरेंस आपको इन्फिनिटी पे बाय डिफॉल्ट मानना है, क्योंकि डेफिनेशन ही इन्फिनिटी पे हम रेफरेंस मान के चीजों को डिफाइन करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? समझ में आया अच्छे से? समझ में आया अच्छे से? ओके, क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज सीट। अब ये इनफाइनाइट थिन चार्ज सीट है। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का मतलब है कि इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस तक ये गया होगा। हाँ सर, इन्फिनिटी लार्ज डिस्टेंस तक ये गया होगा। अगर इन्फिनिटी लार्ज डिस्टेंस तक गया होगा तो इन्फिनिटी पे आप रेफरेंस 0 नहीं मान सकते, क्योंकि अब इन्फिनिटली लार्ज डिस्टेंस तक अगर ये फैला हुआ है प्लेट, तो रेफरेंस कहां मानोगे? सर रेफरेंस तो फिर कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी पर चार्ज है तो वहां मानना लॉजिकल नहीं होगा। इसीलिए हम इनफाइनाइट प्लेट की वजह से पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो के क्यू बाई आर, इन्फिनिटी पर रेफरेंस मान के। ठीक है, आप डाइपोल की वजह से पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो यहां पर इन्फिनिटी पर रेफरेंस मान के, रिंग की वजह से पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट प्लेट की वजह से आप पोटेंशियल डिफाइंड नहीं कर सकते हो इन्फिनिटी पर रेफरेंस मान के। सर हम कर लेंगे, तुम कर लो, लेकिन वो लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि जब ये प्लेट इन्फिनिटी तक गया हुआ है तो जहां पर चार्ज है वहीं पर रेफरेंस कैसे मान सकते हो? जहां पर चार्ज है वहां पर रेफरेंस कैसे मान सकते हो? लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हुआ नहीं क्या? हो अरे यार, तो हो गया ना भाई। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो क्यू ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे ये क्यू अंदर ले जाएगा, माइनस के पी कॉस थीटा बाई स्क्वायर माइनस के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर, तो 2 के पी कॉस थीटा इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। ये आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पे आपका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। मेरे बात समझ में आया मैं यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? सर वैसे तो रेफरेंस कहीं भी मान सकते, हाँ कहीं भी मानो ना, लेकिन जहां पे चार्ज है वहां पे तो नहीं मान सकते। हाँ तुम यहां रेफरेंस मान सकते हो, तुम यहां पोटेंशियल 0 एज्यूम कर लो, तेरी मर्जी, मान सकता है, लेकिन जहां पे चार्ज रखा है वहीं पे हम नहीं मान सकते। और ये कैसा सीट है? इनफाइनाइट थिन सीट है।
कैसा सेट है? इनफाइनाइट थिन सेट है। तो इनफिनिटी पर भी चार्ज है, तो वहां पर रेफरेंस आप मान नहीं सकते, क्योंकि वहां पर क्या है? चार्ज है। अब यहां रेफरेंस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ये बात? ओके। अब ध्यान से देखना एक चीज, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? बताओ, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, कोई डाउट नहीं है। अब मान लो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो निकाल सकते हो? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 निकाल सकते हो क्या? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 निकाल सकते हो? बहुत इजी है, करो, हो जाएगा। तो एक तो तरीका है कि प्रॉपर मेथड से करेंगे, प्योर कंसेप्ट। ये क्या है? प्योर कंसेप्ट से करेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E डॉट डेल्टा आर होता है। इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्या? कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन से वैसे ही बाहर आ जाएगा विथ निगेटिव साइन। ओके सर, 1 और 2 के बीच में लिखना है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस तो लिखेंगे ना? ठीक है सर। E इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। जैसे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तुम लिख रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन होता है कि आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब E डॉट डी आर ही लिख लो, माइनस E डॉट डी आर ही लिख लो, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट अगर तुम कर रहे हो 1 से 2 तक, तो इनिशियल पॉइंट 1, फाइनल पॉइंट 2। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो V2 माइनस V1 आ जाएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इज इक्वल टू माइनस E बाहर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन के बाहर, और ये तुम्हारा हो जाएगा dr का इंटीग्रेशन r फ्रॉम 1 to 2। तो यहां से 2 का और 1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोजीशन डिफरेंस है, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका सिंपल r। क्यों भाई? क्योंकि आप कहां से कहां तक लेके जा रहे हो? 1 से 2 तक। तो किसी भी चार्ज को 1 से उठाकर, 1 कूलम चार्ज को 1 से उठाकर 2 तक रखोगे, तो 1 से लेके 2 के बीच में ही तो आप पोजीशन का डिफरेंस लिखोगे। तो 2 की पोजीशन माइनस 1 की पोजीशन, अगर तुम पूरा भी लिखो तो ऐसे लिखोगे, देखो पूरा भी लिखो तो E माइनस E R2 माइनस R1, तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, दोनों में डिफरेंस R ही तो है, तो ये हो जाएगा माइनस E इंटू R V2 माइनस V1। ये पूरा एकदम प्योर कंसेप्ट से आया है, प्योर कंसेप्ट से। देखो क्या किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। इनिशियल पॉइंट है आपका 1 एंड फाइनल पॉइंट है आपका 2, मतलब 1 से 2 तक लेके जा रहे हैं। तो 2 का पोटेंशियल माइनस 1 का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा माइनस E। ये है आपका dr का इंटीग्रेशन r 2 से 1 तक, तो लिखोगे r2 माइनस r1। अब 2 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वही तो r है, सिंपल r हो जाएगा। दूसरी बात लॉजिकली समझना, यहां पे निगेटिव क्या कह रहा है? सर पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आया है, क्या आना चाहिए था? हां बिल्कुल, क्योंकि 2 पर पोटेंशियल कम होगा, 1 पे ज्यादा होगा, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो निगेटिव तो आएगा। बताओ, कम में से ज्यादा को घटाओगे तो निगेटिव तो आएगा, तो लॉजिकल बात है। ये बात तो बड़ा लॉजिकल है कि कम में से ज्यादा घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। देखो निगेटिव आया है। बताओ कहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, तुम देख के बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल घटता है, तो हम कह सकते हैं 1 का पोटेंशियल ज्यादा है 2 के कंपेयर में। हम क्या कर रहे हैं? 2 से 1 को घटा रहे हैं, तो माइनस E आ आएगा। सही बात है, सही बात है, कोई खास बात नहीं है। E डॉट डी आर हमने किया है, क्या किया है? E डॉट डी आर किया। सर आपने लिखवाया था पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। हाँ, बट अगर सेंटर पर एक चार्ज हो एंड अनदर चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है एंड पोटेंशियल कांस्टेंट है। एक मिनट, ओके ओके ओके,
बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बढ़िया सवाल पूछा है यार तूने, अच्छा सवाल पूछा है। देख भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और अगर मैं इस लाइन पे जाऊं तो यहां और यहां का पोटेंशियल सेम है कि नहीं है? हाँ, यहां का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल सेम होता है। तो इस लाइन में जब जाऊंगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है? देखो 0। क्योंकि देखो इस तरफ पोटेंशियल कांस्टेंट है, आगे जाने पर पोटेंशियल चेंज हुआ तो देखो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पीछे जाने में पोटेंशियल चेंज हो रहा था, देखो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस लाइन पे तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। वैसे भी अगर तुम Q चार्ज लेते हो तो इससे r डिस्टेंस पर जितना पोटेंशियल यहां आएगा, क्या r डिस्टेंस पर उतना ही पोटेंशियल यहां आएगा? r डिस्टेंस पर उतना ही पोटेंशियल यहां आएगा, उतना ही पोटेंशियल यहां आएगा, उतना ही पोटेंशियल यहां आएगा, उतना ही यहां आएगा, उतना ही यहां आएगा, उतना ही यहां आएगा। अब इसको अगर तुम मिला दो तो हर जगह यहां पे पोटेंशियल सेम है। अब इस पॉइंट पे इस रेडियल डायरेक्शन में जाने पर, मतलब आर्क की तरफ जाने पर पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा, देखो। और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो इधर जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन इधर जा रहे तो पोटेंशियल तुमको सेम मिल रहा है। तो इस तरफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया, ठीक है भाई। अब देखो क्या यहां पे मैं डायरेक्टली सवाल को कर सकता था? हां, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेल्टा भी के इंटीग्रेशन में ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये डेल्टा आर ही तो बचेगा। हाँ सर, ई डॉट डेल्टा आर बचेगा। अब समझना कि कहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। सर 1 पे पोटेंशियल ज्यादा है, 2 पे कम है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इलेक्ट्रिक फील्ड में r डिस्टेंस गए हैं तो पोटेंशियल इतना कम हुआ है, खत्म। ये आ गया आंसर। सोचो माइनस कहां गया? अरे भाई माइनस तो हम लॉजिकली लिख रहे हैं ना, और मेरा ये सही है। वो माइनस वैसे भी डेल्टा आर करोगे तो खत्म हो जाएगा। देखो 1 से 2 पर जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? 1 से 2 पर जा रहे हो, तो हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है, तो वैसे भी पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E इंटू आर, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है। और ये जो R होगा वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बस, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बस। क्यों पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते तो पोटेंशियल थोड़ी ना चेंज होता है। अगर मान लो यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे थर्ड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? भाई V1 बराबर V3 आएगा, V1 माइनस V3 0 होगा। मतलब हम जो डिस्टेंस लेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेंगे, आगे जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो V1 माइनस V2 E डॉट आर, पीछे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, सिंपल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लॉजिक से देख लो कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E डॉट आर, खत्म। यहां पे मैंने अच्छे से समझाया, अब इसका एप्लीकेशन देखो, यहां पे लगा सकते हो। ये तुम्हारा इनफाइनाइट प्लेट है, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज सीट। इनफाइनाइट थिन चार्ज सीट है तो इसके वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना यार, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है? यूनिफॉर्म आता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो थिन चार्ज सीट है, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। क्योंकि थिन चार्ज सीट है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं लिखा, तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आप लेंगे। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिव बोल रहा सर इसमें माइनस उसमें माइनस क्यों नहीं आया? ये भगवान कितना बड़ा गधेरा है यार तू, कितना बड़ा गधेरा है। यहां पर माइनस इसलिए आया क्योंकि V2 माइनस V1 है, यह V1 माइनस V2 है, गधा। ठीक है, भगवान बचाए तुमसे। इनफाइनाइट थिन चार्ज सीट होता है जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग का लेते हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आ गया। डन है सर। अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 1 और 2 के बीच में। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए तो पोटेंशियल कहां पे ज्यादा होगा? सर 1 पे ज्यादा होगा, 1 पे पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा।
तो V1 माइनस V2 तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये R2 है, ये R1 है, तो लिख दो R2 माइनस R1। बताओ ये R2 और ये R1 ही, तो ये आपका R आएगा। हम कह रहे हैं कि 1 पे पोटेंशियल ज्यादा और 2 पे कम, तो 1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू आर, खत्म। जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं उस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, हो गया, ये आंसर आ गया। अब V1 माइनस V2 डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो E, इस R को मैं R2 माइनस R1 लिख सकता हूं, हाँ ये R2 है और ये R1 है, तो R2 माइनस R1 स्मॉल r होगा, ये आंसर आ गया। टू इप्सिलॉन नॉट क्यों आया है? 2 इप्सिलॉन नॉट इसलिए आया है क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है। कैसे पता? जब इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट लिखा हो, थिन चार्ज शीट लिखा हो, तो वो नॉन कंडक्टर के जैसे ही बिहेव करता है। हाँ तो ले इन्फिनिटी पे डिफरेंस ले, चल कोई बात नहीं, इन्फिनिटी पे डिफरेंस ले, हमने दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखा दिया। अब तू मान ले इन्फिनिटी पे जा। इट्स थिन सो कैन से इट नॉन कंडक्टिंग, यस, कैन नहीं मस्ट से। थिन इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट लिखा हो तो मस्ट नॉन कंडक्टिंग। अच्छा सिर्फ सीट लिखा होता तो भी नॉन कंडक्टिंग। मैंने क्या बोला था कि अगर कंडक्टिंग का पूछेगा तो कंडक्टिंग लिखेगा, और कंडक्टिंग नहीं लिखा तो नॉन कंडक्टिंग ही आएगा। मैंने ये आपको बताया था, क्लियर है क्या? अब ये सवाल देखिए, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। अब ले ये क्या लिख दिया है, कंडक्टिंग सीट, तो कंडक्टिंग मान of charge density sigma, the distance between two equipotential surfaces are, then potential difference between these। अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तब ये सवाल करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक सेल। ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक सेल का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर एक जगह पे होगा। जैसे एक स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल ए और उस पर चार्ज है Q1, दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल बी, जिसका रेडियस है स्मॉल बी और उस पर चार्ज मैंने माना है Q2, ठीक है। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये मुझे उस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। बताओ पोटेंशियल क्या होगा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे बस इस पॉइंट पर जो कि दोनों स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। आराम से, जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोच के बताओ पोटेंशियल क्या होगा अच्छे से। देखो दो हॉलो स्फीयर है, सेल मतलब हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर ये, इसकी रेडियस है बेटा स्मॉल ए, दूसरा हॉलो स्फीयर है इसका रेडियस है स्मॉल बी। अंदर वाले हॉलो स्फीयर पे चार्ज है बेटा Q1, बाहर वाले पे चार्ज है Q2। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है 1, यहां पे हमें पोटेंशियल लिखना है। बोलो क्या होगा? तो सर इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो हम यहां पे कंसेप्ट यूज करेंगे हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। एक जो छोटा वाला हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस a है, उस पर चार्ज है Q1 और उससे r डिस्टेंस पर यह पॉइंट कहां आ रहा है, बाहर। छोटे वाले स्फीयर के बाहर पॉइंट है, तो छोटे वाले स्फीयर के अगर बाहर पॉइंट होता है तो चार्ज को सेंटर पे मान के पॉइंट चार्ज की तरह पोटेंशियल लिखते हैं। तो इस Q1 को सेंटर पे मान लेंगे, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखेंगे KQ1 बटा R। इस चार्ज को सेंटर पे मान लेंगे, इसके वजह से पोटेंशियल लिखेंगे। अब मैं बड़े वाले स्फीयर की बात करूं तो बड़ा वाला स्फीयर ये है, इसका रेडियस है b, इस पर चार्ज है Q2, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस, यहां पे पोटेंशियल पूछा है। अब हॉलो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम आएगा। तो बड़े वाले स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट, अभी हमने देखा छोटे स्फीयर के बाहर है ये पॉइंट, तो चार्ज को सेंटर पे मान पे पॉइंट चार्ज की तरह पोटेंशियल लिखेंगे। लेकिन बड़े वाले स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट। अब बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर हर जगह होगा, ये आर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो के क्यू बाई बी पोटेंशियल सरफेस पर होगा, सेंटर पे भी के क्यू बाई बी, यहां पे के क्यू टू बाई बी, तो लिखेंगे के क्यू टू बाई बी, ये आंसर आएगा। देख ले चमन, चमन चोमू देख ले, आंसर ये आया है।
क्या तुम्हारा आंसर ये था? नहीं, के क्यू बाई स्मॉल आर। बस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना लिखा है, आपने पोटेंशियल लिखना था यहां पे। सभी बच्चों का गलत भाई मेरे। हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल इतने मेहनत से तुम्हें सिखाया है, क्या कर रहे हो? इनफाइनाइट चार्ज प्लेट पर पोटेंशियल क्या होगा? देखो चार्ज पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। V2 माइनस V1 नहीं हो सकता है यार, तू V2 माइनस V1 निकाल ले। ये भगवान। सर इसका मतलब फील्ड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। क्यों नहीं? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है यार। सानिया शरीफ क्या कर रही हो बेटा तुम? अनुप्रिया के Q1 बाई आर के Q2 बाई स्मॉल बी, सही लिख रही हो तुम। कितने लोगों को यह पोटेंशियल समझ में आया? कितने लोगों को यह पोटेंशियल समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। डाउट में मत लिखिएगा, डाउट में तभी लिखिएगा जो डाउट होगा, वहां नहीं लिखना बेटा। बताइए कितने लोगों को यह पोटेंशियल समझ में आया? के Q1 बाई स्मॉल आर के Q2 बाई बी। अब मान लो यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस यहां पे है पॉइंट नंबर 2, यहां पे पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल क्या लिखोगे बोलो? 2 पॉइंट पर। अब ये जो 2 पॉइंट है वो छोटे वाले स्फीयर और बड़े वाले स्फीयर दोनों से बाहर है बेटा, दोनों से बाहर है। हां, तो पोटेंशियल लिखोगे के Q1 बटा कैपिटल आर प्लस के Q2 बटा कैपिटल आर, क्योंकि दोनों से बाहर है। यह आएगा पोटेंशियल। अगर मान लो मैं V3 थर्ड पॉइंट पे पोटेंशियल पूछता हूं, और ये ध्यान से देखना थर्ड पॉइंट कहां है? ये थर्ड पॉइंट C डिस्टेंस पर यहां है, मतलब हॉलो छोटे वाले स्फीयर के भी अंदर, छोटे वाले स्फीयर के भी अंदर पॉइंट है। तो ये छोटा वाला स्फीयर है और इससे C डिस्टेंस पर ये मैंने पॉइंट माना है थर्ड। तो इस पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना हॉलो स्फीयर के चार्ज की वजह से हॉलो स्फीयर के सरफेस पर होगा। मतलब के Q1 बटा इसका रेडियस है ए के Q1 बाई ए, प्लस ये वाला जो स्फीयर है जिस पर चार्ज Q2 है, रेडियस B है, तो इसके वजह से जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा इस स्फीयर के अंदर हर जगह उतना ही पोटेंशियल होगा। तो ये होगा के Q2 बटा B। ये आएगा बेटा जवाब। क्या तीनों डन है? अच्छे से बेटा तीनों समझ में आया? बढ़िया सवाल है ये। कोई भी डाउट है रिलेवेंट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ। अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है, कभी तो ये आर आ रहा, स्मॉल आर बी आ रहा, कभी तो कैपिटल आर आ रहा, कभी तो स्मॉल ए स्मॉल बी आ रहा। तो आपको बस ध्यान से सॉल्व करना है। उज्जवल शर्मा सर पोटेंशियल ड्यू टू पिछले क्लास में बता दिया, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बताओ बेटा, समझा दूंगा। बी माइनस आर होना चाहिए था ना, बी माइनस आर होना चाहिए था। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कैसे आई? तो पिछले चैप्टर में पढ़ा है। क्या पूछ रहे हो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? डन, इजी एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल। बढ़िया सवाल क्या है ध्यान से देखना। एक स्फीयर है ये और एक स्फीयर और है ये दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर है। यो इसका रेडियस है बेटा स्मॉल आर और बड़े वाले का रेडियस है कैपिटल आर। अब हमने छोटे वाले स्फीयर अंदर जो स्मॉल आर रेडियस का उस पर चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू और बड़े वाले रेडियस पे चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ इनर एंड आउटर स्फीयर, इनर एंड आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर। बहुत मजेदार सवाल। मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। कहां, किस पॉइंट के बीच में? बिटवीन सरफेस ऑफ इनर एंड आउटर स्फीयर, बिटवीन सरफेस ऑफ इनर एंड आउटर स्फीयर। तो इनर स्फीयर का सरफेस क्या है? ये पॉइंट 1 हो गया मेरा, इसका सरफेस पॉइंट 1 हो गया और इसका सरफेस पॉइंट 2 हो गया। ये पॉइंट 2 हो गया बेटा, ये पॉइंट क्या हो गया? 2 हो गया। अब इनर स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल लिखो 1 पर। बहुत आसान है। कैसे? ये वाला चार्ज Q है इनर स्फीयर पे, छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज Q है अंदर वाले छोटे वाले स्फीयर पे, उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? के Q बाई स्मॉल आर। खत्म।
ओके सर। अब इसके स्फेयर पे इस चार्ज की वजह से तो लिख लिया, और कैपिटल क्यू स्फेयर की वजह से ये पॉइंट अंदर में आएगा, तो यहां पर पोटेंशियल इस स्फेयर की वजह से उतना ही होगा जितना सेंटर पे, उतना ही अंदर हर जगह। तो इसका पोटेंशियल 1 पे क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। हां या ना सर, बहुत इजी है। अब दूसरे पॉइंट मतलब बड़े वाले स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल लिखना है। तो ये जो क्यू चार्ज है इस स्फेयर के बाहर ये पॉइंट 2 है, तो इसके वजह से बाहर में लेंगे तो इस चार्ज को सेंटर पे मान के ये डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस क्या है सर, कैपिटल आर। चार्ज को सेंटर पे मानोगे तो होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, प्लस इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। ये इक्वेशन 2 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू बोलो सर, V1 की वैल्यू है के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर। V1 माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर, और ये देखो माइनस इसमें लगाना है तो दोनों माइनस लगा दो, के क्यू बाई कैपिटल आर। अब यहां पे के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर ये कट जाएगा क्या, तो बचेगा क्या, के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। यहां से के स्मॉल क्यू बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। ध्यान से देखोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन आउटर स्फेयर। कैपिटल क्यू पे चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चार्ज ऑन आउटर स्फेयर। आउटर स्फेयर पे जो चार्ज कैपिटल क्यू है उस पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ही नहीं कर रहा। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जो डिपेंड कर रहा वो चार्ज ऑन इनर स्फेयर पे डिपेंड कर रहा। डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इनर स्फेयर स्मॉल क्यू। और इस चीज को आप बहुत आसानी से भी विजुअलाइज कर सकते हो। कैसे पता है, ये पूरा जो कैलकुलेशन किया, पूरी जो मजदूरी किया है, क्या मैं इसको डायरेक्ट विजुअलाइज करा दूं, डायरेक्ट विजुअलाइज करा दूं, फील करा दूं एकदम। देख कैसे फील कराता हूं। ये स्मॉल स्फेयर और ये बेटा बिगर स्फेयर। अब ये पॉइंट है सरफेस 1 और ये पॉइंट है 2। अब थोड़ी देर के लिए ये स्फेयर में हटा देता हूं। कौन सा स्फेयर, छोटा वाला स्फेयर। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, अरे भाई तू हट जा यार, छोटा वाला स्फेयर थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके वजह से जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा उतना ही हर जगह होगा। तो इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे उतना ही हर जगह अंदर में। तो इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। अब मैं ये स्फेयर लेता हूं। अब मुझे बताओ, इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल यहां पे उतना ही पोटेंशियल यहां पर, तो इस चार्ज की वजह से डिफरेंस क्या आएगा सर, 0, क्योंकि दोनों जगह पोटेंशियल सेम है। अब ये चार्ज मैंने स्मॉल क्यू रख दिया। अब इस स्मॉल क्यू की वजह से इसके सरफेस पर पोटेंशियल कुछ आएगा, हां, और इस क्यू की वजह से बाहर वाले स्फीयर में पोटेंशियल कुछ और आएगा। ये कैपिटल आर रेडियस है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कौन पैदा करेगा, कैपिटल क्यू के स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू की वजह से इसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा पॉइंट 2 पर, मतलब इसके सरफेस पर, उतना ही हर जगह होगा। तो इस क्यू की वजह से यहां और यहां का पोटेंशियल सेम, तो डिफरेंस 0। अब इस क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, और इस क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, सॉरी के क्यू बाई कैपिटल आर। अब आप डिफरेंस देख रहे हो तो माइनस करो, के क्यू बाई कैपिटल आर, यहां से के क्यू बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ये आंसर आ गया। बताओ फील आया कि नहीं है। पोटेंशियल किसके वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से। बाहर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल यहां आएगा उतना ही यहां, उतना ही यहां। तो इन दोनों पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेम, तो डिफरेंस 0। हमने 1 और 2 पे अलग अलग पोटेंशियल लिख के भी दिखा है। 1 पॉइंट पे पोटेंशियल देखो बाहर वाले चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर, और सेकेंड पॉइंट पे भी के क्यू बाई कैपिटल आर। बताओ फील आया कि नहीं आया। ये तो मतलब दिख रहा है, ये डेरिवेशन करके हमने निकाला वो सही बात है, लेकिन क्या आपको अलग से ये चीज चमक रहा था, क्यू बी पोटेंशियल सेम कैसे आएगा। मोनिका नशे में लेक्चर देख रही हो, कौन सा नशा करती हो बेटा, एक मेरे एड्रेस पे भिजवा देना। क्यू बी पोटेंशियल सेम कैसे आएगा, क्या लिखी हो, क्यों नहीं आएगा। ये जब कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा इस स्फीयर के अंदर हर जगह उतना ही पोटेंशियल होता है ना। स्फीयर के अंदर हर जगह सेम पोटेंशियल आता है सरफेस के बराबर। मत पर
जरूरी है पढ़ाई करना। बिगर स्फेयर के लिए तो जीरो होगा, बिगर स्फेयर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। कुछ भी V2 समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ आया, क्या दिक्कत है V2 में बताओ। इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा। तो तुम्हें हॉलो स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल लिखना नहीं आता, हॉलो स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल लिखना नहीं आता। ये चार्ज है इस स्फेयर पर और इस पर पोटेंशियल लिखना है, तो के कैपिटल क्यू और रेडियस कैपिटल आर, और ये अंदर में चार्ज है यहां पे स्मॉल क्यू, इसके वजह से बाहर कहीं पोटेंशियल लिखोगे तो इसको सेंटर पे मान के पॉइंट चार्ज जैसे लिखोगे। क्या बकवास बात है, क्या बकवास है, क्यों है ये बकवास। बताओ, एक एक मतलब V1 माइनस V2 मैंने डिफरेंस निकाला। अब ये एकदम ही गधों वाला सवाल है कि सर V2 माइनस V1 नहीं होगा क्या। अरे यार तुमको डिफरेंस निकालना है कि दो पॉइंट के बीच में, तू तो V2 माइनस V1 निकाल ले, उसमें भी तो क्यू कटेगा। तो V1 माइनस V2 निकाल या V2 माइनस V1 निकाल। मैंने सवाल में मेंशन नहीं किया है तो तू किसी भी दो पॉइंट के बीच निकाल ले। अगर मैं कहता कि 1 माइनस 2 निकालो तो 1 माइनस 2 निकाल, मैं कहूंगा 2 माइनस 1 निकाल तो 2 माइनस 1 निकाल, मैं बोलूंगा सीधा डिफरेंस तो सीधा डिफरेंस, तो दोनों हो सकता है पॉसिबिलिटी। क्लियर है क्या। ओके ओके। अब यहां पे एक सवाल है, इस सवाल को अच्छे से करो, अच्छे से समझ के करो। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। सवाल पढ़ो, आराम से होगा, बड़े आराम से। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैपिटल 2r, मतलब साहब इसका रेडियस है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है 2r, कैरिंग अ चार्ज कैपिटल Q एंड माइनस 2q। ठीक है, निगेटिव चार्ज रखा, अपना क्या जाता है माइनस 2q और यहां रखा q। इफ द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज डबल्ड, अंदर वाले चार्ज को डबल कर दिया, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर विल बी बिकम्स 2 टाइम्स। आंसर बड़े आराम से, खत्म, टाटा बाय बाय, पहला जवाब। सर कैसे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इनर स्फीयर, इनर स्फीयर के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अंदर वाले स्फीयर के चार्ज को डबल करोगे पोटेंशियल डबल हो जाएगा। क्या समझी, बाहर वाले सरफेस पर चार्ज को डबल करोगे पोटेंशियल सेम ही रहेगा, क्योंकि बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पर पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है। बोलो मुन्नास, मुन्नास ओ मुन्नास, सवाल करो। ये लिखना सिखा दिया, सवाल बहुत अच्छे अच्छे इस पर पूछे जाते हैं। टू कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, as shown the charge on the outer cell is capital Q, okay, charge on the outer cell is capital Q, what charge should be given to inner cell। अच्छा, इस पर चार्ज हमें निकालना है कि अंदर वाले पर चार्ज में कितना दूं, तो स्मॉल q मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं स्मॉल q इनर सेल, सो दैट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p आउटसाइड द स्फीयर इज जीरो। तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाए मेरा, जीरो हो जाए, यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। करो 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 करो, स्टार्ट द पोल्स, चलो करो। बहुत आसान सवाल है क्योंकि ये पॉइंट तो बाहर है, तो यहां पे लिखोगे के कैपिटल क्यू के वजह से अगर मैं पोटेंशियल यहां पे लिखता हूं तो चार्ज को सेंटर पे मानूंगा, के क्यू बाई एक्स प्लस के स्मॉल क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू 0। के एक्स से के एक्स कट गया, तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बराबर 0, तो स्मॉल क्यू बराबर माइनस ऑफ कैपिटल क्यू। आंसर आएगा आपका थर्ड। अरे यार, थर्ड 35% बच्चे सही जवाब देना, बहुत बढ़िया, सुंदर, सही जवाब। खत्म, सी इज करेक्ट आंसर। एक बार अगर आपको कंसेप्ट चमक 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 एक बार कंसेप्ट अगर नहीं चलाओ तो समझ में आ जाएगा।
क्या इंडक्शन इफेक्ट लगेगा? हाँ लगेगा, लेकिन उसके वजह से पोटेंशियल लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये वाले k बाई एक्स से ये वाला k बाई एक्स कैसे कटा? ये तो एक ही तरफ है, उस तरफ तो है नहीं, तो कटा कैसे? सवाल पूछने से पहले तुमको शर्म आती कि नहीं आती? मतलब कितनी बेइज्जती कराओगे यार, एक लिमिट होता है बेइज्जती कराने का। चलो मैं फिर से समझा देता हूं। देख, ये स्फेयर पर तूने स्मॉल क्यू चार्ज माना है। अब तुम्हें पोटेंशियल जो पी पॉइंट पर लिखना है, पी पॉइंट पर लिखना है, वो इस स्फेयर के अंदर है कि बाहर है? सर बाहर है, तो चार्ज को सेंटर पे मान के यहां पे पोटेंशियल लिखोगे एक्स डिस्टेंस पर। तो ये पोटेंशियल होगा के क्यू बाई एक्स प्लस कैपिटल क्यू जो चार्ज इस स्फेयर पे है, इस स्फेयर से भी बाहर पॉइंट है, तो इसको भी सेंटर पे मान के लिखोगे के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ, तो के स्मॉल क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू बाई एक्स। के बाई एक्स से के बाई एक्स कटेगा, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल क्यू। ये आंसर आ जाएगा। देखो थर्ड आंसर आ गया। कितना चमन चोमू हुआ यार तुम। नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल, अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ये स्फेयर है, अ हॉलो चार्ज मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। हॉलो चार्ज मेटल स्फेयर में चार्ज कहां पे रहेगा? सर हॉलो है तो सरफेस पर रहेगा, रेडियस स्मॉल आर, चार्ज कैपिटल क्यू मान लेते। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, मतलब potential difference between its surface and point at a distance 3r from the center is v, then electric field intensity at a point 3r from the center is, ओ हो, लाजवाब, लाजवाब सवाल करिए प्लीज, लाजवाब सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। बहुत बढ़िया सवाल, करके देखते हैं एक बार। चलो अरे खत्म हो गया, समय खत्म हो गया क्या? क्या आंसर आ रहा है भाई? मैं तो आंसर निकाला नहीं, चलो फटाफट निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 3r, तो सरफेस एट 3r पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस के क्यू बाई 3r, ये होगा डिस्टेंस। तो 3r कॉमन ले लेंगे तो 2kq बाई 3r, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने भी बोल दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस, अब उस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 3r पे, तो होगा के क्यू बाई 9r स्क्वायर। अब यहां पे मैं के क्यू बाई 9r इंटू आर एस लिख देता हूं, आर स्क्वायर को, सिंपल सी बात है। अब इस के क्यू बाई स्मॉल आर को क्या बोल सकता हूं? तो के क्यू बाई स्मॉल आर को मैं बोल सकता हूं 3b बाई 2, के क्यू स्मॉल आर को बोल सकता हूं 3b बाई 2, और ये पहले से यहां पे 9r था, तो 3 से 9r कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, तो ये होगा v बटा 6r। वो भाई साहब v बटा 6r, थर्ड 43%, बहुत बढ़िया। मुझे इससे ज्यादा तुम्हारे वैसे उम्मीद भी नहीं है, कम कर लिया मैंने अपना उम्मीद, बहुत बढ़िया बेटा। v बाई 6r इज योर करेक्ट आंसर। बहुत आसानी से करिएगा, आ जाएगा। हाँ, डाउट में फटाफट लिखने से नहीं होगा। सर क्या रेफरेंस 0 के अलावा कुछ और नहीं ले सकते? ले ले भाई, तेरी मर्जी, फिर डैश करते रहना। सीधा कॉमन सेंस से कर नहीं सकते क्या? पोटेंशियल 0 प्लस क्यू माइनस क्यू 0 नहीं ले रे भाई, कॉमन सेंस तेरे पास है नहीं, मत लगा मोहित, मत लगा। कॉमन सेंस से करेगा, कॉमन सेंस नाम की चीज है भाई। वो पॉइंट बाहर था इसलिए डिस्टेंस कॉमन आया, पॉइंट अगर बीच में होता ना तो सारा कॉमन सेंस घुस जाता।
ई की वैल्यू कैसे निकाला? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ई की वैल्यू। मत लगा कॉमन सेंस है नहीं तो बकलोल। वो इत्तेफाक था कि एक्स एक्स डिस्टेंस बाहर में था दोनों सरफेस से, इसलिए एक्स कट गया। कॉमन सेंस लगाएगा। देख करा देता हूं, सरफेस पर और सेंटर से 3r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको बोला है v। तो यहां पर पोटेंशियल माइनस v2 पर पोटेंशियल को v बोला है। यहां पोटेंशियल क्या लिखेगा? के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस के क्यू बाई सेंटर से डिस्टेंस 3r दिया, यहां पे 3r लिख ले। 3r कॉमन लेगा तो यहां पे आ जाएगा 2kq माइनस kq, मतलब 3 जैसे 3r यहां पे एलसीएम लोगे बेटा तो यहां पे 3kq माइनस kq तो 2kq आ जाएगा। तो 2kq बाई 3r को इसने क्या बोल दिया? v। अब यहां से kq बाई r को क्या बोल सकते हो सर? kq बाई स्मॉल आर, देखो kq बाई स्मॉल आर को बोल सकते हो 3v बाई 2, 3v बाई 2 ये बोल सकते हो। चलो साहब समझ में आ गया। अब यहां पर आते हैं अपन, अब यहां पे आते हैं, हमें लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, हमने निकाल लिया 3v बाई 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, वहां पे क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू, कहां निकाल रहे हो? स्फीयर के बाहर निकाल रहे हो, तो चार्ज को सेंटर पे मान के 3r डिस्टेंस लोगे तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। तो के क्यू बाई 9r स्क्वायर को लिख सकता हूं 9r इंटू आर। के क्यू बाई स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूं? तो के क्यू बाई स्मॉल आर को लिख सकता हूं 3v बाई 2, 3v बाई 2 मल्टीप्लाई 9r। 3 से 9 कटेगा बेटा 3, v बाई 6r इज योर करेक्ट आंसर। देखो कलम चलाओगे तो आंसर आएगा, नहीं चलाओगे तो नहीं आएगा, है ना। पेन उठाओगे, कलम चलाओगे तो आंसर आएगा, नहीं चलाओगे आंसर नहीं आएगा। चार्ज q is uniformly on the surface of a sphere of radius capital R. It is covered by the concentric hollow conducting sphere of radius 2r. Charge on the outer surface of the hollow sphere will be, if it is earth, अर्थिंग पढ़ाऊंगा अभी, अर्थिंग बेटा पढ़ाऊंगा तब ये सवाल आ जाएगा। ये सवाल कर लो फटाफट। A spherical conductor having charge q and radius small r placed at the center of a spherical cell of radius capital R of charge capital Q, where capital R is greater than small r, then potential difference between the two charges। करो तो एक बार देखते हैं, करो तो ये सवाल देखते हैं कि सवाल पढ़ के तुम रिलेट कर पाते हो कि नहीं उस कंसेप्ट को जो तुम्हें पढ़ाया गया है। आराम से करो। बताओ सवाल पढ़ के तुम उस कंसेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं जो तुम्हें पढ़ाया गया है? बताओ बेटा, उस कंसेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं जो तुम्हें पढ़ाया गया है? बताओ भाई, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? स्टॉप पोल कर दूं भाई? चलो स्टॉप पोल कर देते हैं। आंसर होगा आपका बी। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब है। 66% का। ये भांग खा के बैठते हैं क्या ये सब? पता नहीं। मेरे लिए 66 मतलब 100%, 66 मतलब 100%। उस भाई 66 मतलब 100 होता है, उससे नीचे नहीं। स्फीयर के केस में बेटा कहां तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे भाई? 9r कैसे? खुशी रे खुशी, पढ़ना जरूरी है क्या? पूछ ले घर वालों से, कोई और काम करा सकते हो तो देख ले बेटा। खुशी कैसे चलेगा काम? 9r कैसे आया? पहली बात तो r नहीं r स्क्वायर है, और युक्ति E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, तो इंटीग्रेशन कर पाएगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख के फिर dr को। जब तुम्हें हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल लिखना आसानी से आता है तो वैसे करना। सर के क्यू 1 बाई सी प्लस के क्यू बाई 2 भी होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो v नॉट लेते हैं, ना जाने के निकाल रहे हैं। छोड़ दे, कुछ काम ना नहीं किया करो, कुछ काम मत किया करो, तुम्हारे बस का नहीं है, कुछ काम छोड़ दिया करो। चलो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आओ समझते हैं भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ जाए। देखो बेटा, एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस। मतलब उस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए। अभी आपने जो डाउट पूछा था, मैं फिर से उस डाउट को एक बार पढ़ना चाहूंगा, अच्छा डाउट है इसलिए मैं उस डाउट को एक बार और पढ़ना चाहूंगा। काव्या ने पूछा था, सर आपने लिखाया था
इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। बट अगर सेंटर पर एक चार्ज हो एंड अनदर चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है एंड पोटेंशियल कांस्टेंट है। प्लीज क्लियर दिस डाउट। इंजन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, इस क्वेश्चन में आप प्लीज क्लियर कर दो। ठीक है भाई, क्लियर करते हैं। चलो क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से एक बार और समझाता हूं। देख बेटा, ये चार्ज है क्यू। हाँ सर, ये चार्ज है क्यू। अब इस क्यू के वजह से अगर मैं आर डिस्टेंस पर जाके यहां पर पोटेंशियल लिखता हूं तो इसकी वैल्यू बता क्या होगी? सर आर डिस्टेंस पर जाके यहां पे पोटेंशियल लिखोगे तो ये होगी के क्यू बाई स्मॉल आर। क्लियर है भाई? हाँ सर, के क्यू बाई स्मॉल आर होगा। अब मैं आर डिस्टेंस पर यहां पर जाके पोटेंशियल लिखूं तो सर ये भी होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। अगर मैं यहां पे जाके पोटेंशियल लिखूं तो आर डिस्टेंस पर तो ये होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। यहां पर जाके पोटेंशियल लिखूं तो ये भी होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। मतलब हर जगह पर पोटेंशियल आर डिस्टेंस पर सेम आएगा, ऐसे सेम पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। अब यहां से आर डिस्टेंस पर सिर्फ प्लेन में नहीं, आर डिस्टेंस पर तुम गधों की तरफ जाएंगे तो भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम ही आएगा। अब इस आर डिस्टेंस से तुम गधों से दूर जाएंगे अंदर तो भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम आएगा। मतलब यहां पे हर जगह पर पोटेंशियल सेम आएगा और ये जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा? स्फीयर। तो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है। तो सर हर जगह पोटेंशियल सेम आया तो जहां पोटेंशियल सेम आता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, जहां पे पोटेंशियल हर जगह सेम आ गया मतलब कांस्टेंट आ गया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से आर डिस्टेंस में पोटेंशियल है के क्यू बाई आर, यहां भी के क्यू बाई आर, 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 के क्यू बाई आर। अब जब इससे थोड़ा दूर जाऊंगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा कि चेंज होगा? सर इधर जाओगे तो चेंज होगा। तो मैं यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल सकता हूं क्या? नहीं, हमें पोटेंशियल इस चार्ज के आर डिस्टेंस पर हर जगह सेम मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि आर डिस्टेंस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, मतलब एक स्फीयर बनेगा जहां पे पोटेंशियल सेम होगा। उस स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो पोटेंशियल सर चेंज हो गया। तो क्या मैं कह दूं कि यूनिवर्सली पोटेंशियल कांस्टेंट है? बोल नहीं सर। ओ अच्छा, अब समझ में आया ये सवाल का जवाब। बोलो, अब समझ में आया इस सवाल का जवाब? काव्या बेटा, अब समझ में आया आपको सवाल का जवाब? आपने लिखवाया था कि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हाँ होगा, बट अगर सेंटर पर चार्ज को माने एंड अनदर चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है एंड पोटेंशियल कांस्टेंट है। किसने बोला पोटेंशियल कांस्टेंट है? तू कैसे बोल रही कि पोटेंशियल कांस्टेंट है? पोटेंशियल कांस्टेंट तो स्फीयर के सरफेस पर है। अब थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा सरफेस के अंदर आओगे तो पोटेंशियल चेंज हो रहा। तो कैसे बोल रही पोटेंशियल कांस्टेंट है? मैं इस पॉइंट से आगे जाऊंगा पोटेंशियल चेंज होगा, इस पॉइंट से पीछे आऊंगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो कांस्टेंट कैसे बोल दिया तूने? सर कांस्टेंट इस पॉइंट पर है, बस सरफेस पर है। तो जिधर पोटेंशियल कांस्टेंट है उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन आगे जाते से ही पोटेंशियल चेंज हो गया और पीछे आते ही पोटेंशियल चेंज हो गया। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट तो बोल ही नहीं सकते ना। क्या मैं बोल दूं इस चार्ज से हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है? नहीं, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। आर डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल वेरी कर रहा है। बोलो, समझ में आया? हाँ सर, क्लियर है क्या? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस, जहां पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम आए। ओके, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं भाई, हर जगह पोटेंशियल सेम थोड़ी ना है। आगे जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, आगे जाएंगे तो पोटेंशियल घट रहा है। तो जिधर पोटेंशियल घटता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि इधर पोटेंशियल सेम आ रहा, तो जिधर पोटेंशियल सेम आ रहा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। जिधर पोटेंशियल सेम आ रहा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पोटेंशियल चेंज होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पोटेंशियल घटता है, उसके पीछे जाए तो पोटेंशियल बढ़ता है, इसके परपेंडिकुलर पोटेंशियल कांस्टेंट हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पर
मान लो पोटेंशियल V है, आगे जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, पीछे आऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर इस लाइन पे आ जाऊं तो सर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये एक प्लेन बनाया मैंने। अब बताओ मुझे इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? ऐसे रखा है मैंने, ऐसे। हां, तो ये हो गया बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस बना है, ठीक है। Along इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। यही तो अभी समझा रहा था मैं आपको, यही तो मैं समझा रहा था कि along इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है। सरफेस के along इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो क्या होगा? जीरो होगा। along सरफेस, along सरफेस। क्यों भाई? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो इधर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्योंकि अगर पोटेंशियल घटेगा तो उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर? ओके। वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज ऑन दैट सरफेस इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को हम घुमाते हैं तो उसका वर्क डन क्या आता है? जीरो आता है। क्यों भाई? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है बेटा क्यू डेल्टा वी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क डन जीरो। फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। अभी समझाया था। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिल रहा है? स्फेरिकल मिल रहा है। देखो ध्यान से, ये पॉइंट चार्ज है, देखो ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस गधों की तरफ, आर डिस्टेंस गधों से दूर, आर डिस्टेंस नीचे, आर ऊपर, आर आगे, आर पीछे, आर इधर, आर इधर, आर इधर, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और पोटेंशियल स्केलर होता है, उसकी वैल्यू देखेंगे बस हम। तो एक ही सरफेस मिलेगा कि बहुत सारे सरफेस मिल सकते हैं? अरे भाई, ये तुम्हारा अगर चार्ज क्यू है, ये अगर तुम्हारा चार्ज क्यू है, तो इसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा स्फेरिकल कुछ इस तरह का होगा। ऐसा ऐसा। सर क्या इस पर और इस पर पोटेंशियल सेम है? नहीं, इसके हर जगह पोटेंशियल सेम है। इस R1 डिस्टेंस पर, फिर यहां से R2 डिस्टेंस पर, इस रेडियस में पोटेंशियल हर जगह सेम है, फिर इस R3 रेडियस में हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 बनाए मैंने। R1 रेडियस पर हर जगह पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल मान लो कुछ V1 है तो इसका होगा V2, इसका होगा V3। क्लियर? 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 फॉर लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा बेटा? लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल क्यों? देखो मैं समझाता हूं। मान लो ये लाइन चार्ज है, मान लो ये लाइन चार्ज है ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके वजह से आर डिस्टेंस पर यहां जाओ, आर डिस्टेंस पे गधों की तरफ जाओ, आर डिस्टेंस पर इधर जाओ, आर डिस्टेंस अंदर जाओ तो पोटेंशियल सेम होगा। आर डिस्टेंस लाइन के लॉन्ग तो सेम नहीं होगा। तो ये कैसा बनना चाहिए? ये बनेगा बेटा सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको लर्न करना है, याद रखना है आपको। ऐसे सोचो कि लाइन के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल तो चेंज होगा ना भाई, लाइन के अलोंग तो होगा नहीं। ये रॉड है, तो इस रॉड से तुम्हारी तरफ, तुमसे दूर, इधर और इधर पोटेंशियल सेम होगा, एक रिंग बनेगा। इस लाइन से एक रिंग बनेगा, वैसा कंसेंट्रिक रिंग नीचे तक जाएगा तो सिलेंडर बन जाएगा। रॉड के लॉन्ग नहीं जा सकते ना। सर ये गॉसियन सरफेस जैसा होगा। हां, रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। फाइनाइट के लिए अजीब सा होगा, वो नहीं निकाल सकते। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट का तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, अजीब सा होगा, वो नहीं निकाल सकते। फॉर चार्ज सीट के लिए सीट ही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही 3 आपको पढ़ना है ना, और नहीं पढ़ना। फॉर चार्ज सीट, सीट होगा। चार्ज सीट के लिए सीट क्यों होगा? चार्ज सीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सीट ही होगा। समझाता हूं कैसे। मान लो कि इनफाइनाइट चार्ज सीट है, ये भी इनफाइनाइट चार्ज सीट। इनफाइनाइट चार्ज सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको पढ़ना है, तो इनफाइनाइट चार्ज सीट का ही पोटेंशियल आपसे पूछेगा। क्लियर? अब इस इनफाइनाइट चार्ज सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे बेटा? सर इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। ध्यान से देखिए, क्या इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे? हाँ, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं अपन। हाँ, इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। तो यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसा 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 और ऐसा एक प्लेन बनेगा जहां पर पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। अगर ऐसा आपका इनफाइनाइट सीट है, ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा, अगर आपका इनफाइनाइट चार्ज शीट ऐसा है तो इससे सेम डिस्टेंस पर पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, ऐसे होगा। तो ये इनफाइनाइट चार्ज शीट, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? रिंग से फाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ सकता है नेचर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग, फ्रॉम रिंग, और कलेक्शन ऑफ चार्जेस, कलेक्शन ऑफ चार्जेस, कलेक्शन ऑफ चार्जेस। ये क्या होगा? ये बड़ा बढ़िया सवाल है। नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग और कलेक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब कोई भी चार्जेस का कलेक्शन है उसके वजह से लार्ज डिस्टेंस पे या रिंग के वजह से लार्ज डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पर जब जाओगे तो रिंग को आप पॉइंट चार्ज ही तो मानते हो लार्ज डिस्टेंस पर। सर पास में क्या होगा? वो नहीं है सिलेबस में। डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? नहीं है सिलेबस में। क्यों? क्योंकि अजीब सा बनेगा ये, इसलिए सिलेबस में नहीं है। हाँ, स्फेयर का है। चार्ज स्फेयर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? चार्ज स्फेयर के लिए इक्विपोटेंशियल कैसा होगा? स्फेयर, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। क्यों? देख लो ना, ये स्फेयर है तो स्फेयर के बाहर कहीं भी आप पोटेंशियल लिखते हो तो पॉइंट चार्ज मान के तो लिखते हो। इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे यहां 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 हर जगह पोटेंशियल सेम ही तो आएगा। बोलो मजे आए कि नहीं? पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हो पॉइंट चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है, ये तो पढ़ा है आपने। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है, ये तो पढ़ा है आपने। हाँ, जरा देखना ध्यान से कि मैं अगर यहां से आर डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, ऐसा बनेगा। मुझे बताओ कि अगर रेडियस के लॉन्ग है तो इस पर टेंजेंट खींचोगे तो ये लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ है। यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग अगर तुमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या बोलोगे? जीरो। क्या ये नेचर समझ में आ गया? क्या ये नेचर समझ में आ गया? हमें स्फीयर और सिलेंड्रिकल में खेलना। हाँ, बहुत बढ़िया। डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन इक्व होगा। हाँ बेटा, खुशी अग्रवाल, इसके लिए नोबेल प्राइज अभी अभी मेरे जेबी में था, मैं तुम्हें दे ही देता हूं ना। अरे जा, फटा हुआ है तो कहीं गिर गया, नोबेल प्राइज गिर गया। अगली बार मिलेगा ना, मैं ला के दे दूंगा। खुशी अग्रवाल बेटा, ले लेना मेरे से नोबेल प्राइज याद से, है ना। डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्व प्लेन इक्व, हाँ प्लेन होगा बेटा। ये नोबेल प्राइज तुम ही पहली बार बताई हो बेटा, तो ले जाना, है ना, भूलना मत, लिख के रख लेना डायरी में कि हमको नोबेल प्राइज मिल गया है, वो कहीं गिर गया था, तो फिर मिलेगा तो वापस कर देंगे। हाँ हाँ, ले लेना, भूलना मत बेटा, भूलना मत, याद से ले लेना नोबेल प्राइज, है ना। डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा, ये अपनी पहली बार बताया, वो ले लेना याद से, भूलना मत बेटा, याद से ले लेना। ऐसा ना कि तुम भूल जाओ और तुम्हारा नोबेल प्राइज कहीं रास्ते में गिरा हुआ रह जाए, है ना। भूलना मत बेटा, भूलना मत। चलो ये सवाल करके दिखाओ फटाफट, पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं। चलो फटाफट करके दिखाओ। कब तक दे देंगे? अरे भाई, तो अब मैं, तुम सब लोग मिलके ढूंढो, जिसको मिल जाए आके उसको दे देना। सब लोग मिलके ढूंढो यार, मैं अकेले रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना हूं। सब लोग मिलकर उसको नोबेल प्राइज दे दो। भारत रत्न देंगे, ओके ठीक है, भारत रत्न दे देंगे, पद्म भूषण दे देंगे, सब कुछ दे देंगे उसको।
बताओ क्या रहा आंसर? कंडक्टिंग सीट है तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इनटू आर होगा। मेरे हिसाब से दूसरा जवाब आएगा। बहुत बढ़िया, 28% लोगों ने सही जवाब दिया है, 32% लोगों ने गलत जवाब दिया है। मतलब 28 के बाद तो जो बचे वो सब गलत है। क्यों दिए हो गलत बे? तुमको क्या लग रहा है पहला जवाब होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। नहीं, यहां पे साफ साफ लिखा है कंडक्टिंग सीट। हमने बोला था सीट है तो सिग्मा अपन 2, अबे कंडक्टिंग लिखा है चचा, कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट। चचा चौधरी, चचा चोमू, चोमुनंद स्वामी, चोमुनंद स्वामी, चोमुनंद, चोमुनंद स्वामी, चोमुनंद स्वामी, चोमुनंद। देख, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ये मान ले आर है, तो यहां पे हर जगह पोटेंशियल V1 है, यहां पे V2, तो V1 माइनस V2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस आएगा भाई मेरे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कंडक्टिंग लिखा है। मतलब तुम कैसे, मतलब किस नशे में रहते हो यार? किस चीज का नशा करते हो? ज्यादा बसिया भात खा लेते हो क्या दिन में? स्कूल से आके 20 किलो बसिया भात खा लेते हो। बसिया मतलब 2-3 दिन 4 दिन पहले का, जो मम्मी रखी रहती है गाय को भैंस को देने के लिए, है ना, कि 2-3 दिन हो गया खराब हो जाएगा, तुम भूखे प्यासे हम खा लेंगे, हम 20 किलो भात खा के आधे आधे नशे में लेक्चर देखते थे। बकलोल कहेंगे। सवाल करो ध्यान से। Figure shows a set of equipotential surface, then magnitude and direction of the electric field that exist in the region is। ये equipotential surface बनाया है, नीट का सवाल है ये। equipotential surface बनाया है ये ऐसे 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। हमें एक चीज तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग जीरो होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। तो इससे परपेंडिकुलर लाइन तो ऐसे ही बनाओगे बेटा। अब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा बताओ? तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते तो पोटेंशियल घटता है। यहां देखो बेटा 10 वोल्ट है हर जगह पोटेंशियल, यहां 20 वोल्ट है, यहां 30 वोल्ट है, यहां पे 40 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग पोटेंशियल तो घटता है, तो ये गलत हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सही है। दो बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग पोटेंशियल घटना चाहिए, तो देखो यहां पे 40, 30, 20, 10, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग पोटेंशियल घटना चाहिए, तो ये घट रहा है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो देखो परपेंडिकुलर भी है। मतलब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां बनाऊं तो ऐसे बनेगा, यही सही बना रहा हूं ना यार, देखना ऐसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, हां, और टोटल एंगल एक्स एक्सिस से 135 दिया है, ये होना चाहिए 90 डिग्री इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये है तुम्हारा 135। क्या ये 90 में से 135 घटा दूंगा तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री होगा क्या? हाँ, तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नेगेटिव लेते हैं। ये भी नहीं पता होगा, सीख ले। मान ले यहां से मैं एंगल मेजर कर रहा हूं इस लाइन का, तो ये पॉजिटिव थीटा होगा। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव लेते हैं। तो 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर हो सकता है। अरे दोनों ऑप्शन में सेम लिखा है। अरे बसिया भात खा के टाइप क्या है? 10/√2 है और ये 10 × √2 है। गजब करते हैं चाचा। 10/√2, 10/√2 और एक है तुम्हारा 10 × √2। अब बताओ क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा V/डेल्टा R। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माइनस को इग्नोर करो। अब मुझे बताओ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? चाहे कोई भी दो पॉइंट ले लो ना, ये दो पॉइंट ले लो, इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। हमें पता है कि ये डिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है मीटर में, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हारा 1 मीटर।
हम कोई भी डिस्टेंस नहीं ले सकते, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग डिस्टेंस लेते हैं बेटा, ये पढ़ाया था मैंने। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग लेंगे। ये एंगल है 45 डिग्री, तो 1 मीटर का इसके लॉन्ग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये जो डेल्टा आर है वो 1 मीटर का कॉस कंपोनेंट आएगा। तो आप लोगे 1 cos 45, 1 मीटर इंटू कॉस 45 इज इक्वल टू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। तो इसको लिखोगे 1/√2, 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, तो 10√2 तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा भाई, 10√2। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। मैं एक बार और डायग्राम से अच्छे से समझा देता हूं, देखो यहां पे तुम्हें डाउट हो सकता है, मैं एक बार बता देता हूं अच्छे से। देख भाई, तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो डेल्टा आर को नीचे लोगे तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर लिख सकते हो। हाँ सर। अब ये जो आर लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही पोटेंशियल चेंज होता है। तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल चेंज हो रहा तुम्हारा। तो हमें क्या करना है कि हमें ये लेना है डेल्टा आर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, और यहां पे पोटेंशियल डेल्टा भी। अब ये डिस्टेंस तुम्हें नहीं पता, हमें तो ये पता है भाई, हमें तो ये 1 मीटर पता है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, देखो ना 1 मीटर लिखा है, और ये एंगल हमने 45 पहले से निकाल लिया है। तो 1 मीटर का इधर कंपोनेंट लेंगे, तो इस 1 मीटर का, देखो कंपोनेंट हमेशा बड़े वेक्टर का लेते हैं, तो 1 मीटर का इधर लोगे तो 1 cos 45 बराबर डेल्टा आर। तो डेल्टा आर होगा बेटा 1/√2। मैं तुम्हारे डाउट देख लेता हूं, कैसे डाउट पूछ रहे हो तुम। KQ/R 3V/2 कैसे सर, गलती से। ठीक है भाई, समझ में आया। 11th कराओ। हाँ बेटा 11th के समय छुट्टी मांग रहे थे ना तुम ही लोग, सर ने छुट्टी भी दे दिया होगा, चद्दर तान के सो गए होगे। अब 12th के समय 11th कराओ, और फिर ड्रॉप करने के समय 12th करो, फिर 2 साल से होगा कुछ नहीं तो 4 साल ड्रॉप करो। पढ़ने के नाम पे तो तुम्हारी, देखो सिलेक्शन होना या ना होना वो सिर्फ एग्जाम के दिन डिसाइड नहीं होता, रोज डिसाइड होता है। तुमने आज छुट्टी मांगा, आज तुमने छुट्टी मांगा, तुमने पढ़ाई कम करी, मतलब आज तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसी तरीके से रोज तेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो तुम्हें रोज पता चल रहा है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होना। आज नहीं हुआ, प्लीज छुट्टी, हाँ देखो प्लीज छुट्टी, तो आज तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कल फिर छुट्टी, कल भी नहीं हुआ। परसों छुट्टी, कल परसों भी नहीं हुआ। और इसी तरीके से 365 बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एक रिजल्ट आता है सीधा नीट के एग्जाम के दिन, है ना। बहुत लॉजिकल बात है ना बेटा। क्लियर है बेट, बहुत इजी है ये। चलिए, ये सवाल नीट 2017 का है, फटाफट इसको करके देखते हैं क्या सवाल बोला है। सवाल क्या बोला है, देखो ध्यान से। द डायग्राम बिलो शोन अ रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। मतलब इस डायग्राम में 4 डायग्राम है, यहां पे इक्विपोटेंशियल दिया है, हर जगह यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू है 10 वोल्ट। देखो यहां पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू है 10 वोल्ट, यहां पोटेंशियल है 20 वोल्ट, यहां पोटेंशियल है 30 वोल्ट, यहां पोटेंशियल है 40 वोल्ट। हर जगह अलग अलग पोटेंशियल दिया है, देखो ना 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40। यहां भी पोटेंशियल दिया है, यहां भी दिया, यहां भी दिया। तो डायग्राम शोन बिलो द रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। एक पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक मूव करा है। देखो ये पॉइंट है ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। तो वर्क डन बराबर होता है बेटा क्यू डेल्टा बी। तो ये क्यू डेल्टा बी हो जाएगा बी माइनस ए। अब बी का पोटेंशियल हो गया तुम्हारा 40, ए का हो गया 10, तो 40 माइनस 10 30। बी का 40, ए का 10, तो इसमें भी 30। यहां बी का 40, ए का 10, यहां भी बी का 40, ए का 10। तो सब में वर्क डन सेम आ रहा है। इन ऑल केसेस वर्क डन विल बी सेम। इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन विल बी सेम। सारे केस में वर्क डन सेम होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, वो तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो क्यू इंटू डेल्टा वी तुम्हारा वर्क आ जाएगा। क्या होगा बेटा? क्यू इंटू डेल्टा वी तुम्हारा वर्क आ जाएगा। बताओ हाँ है ना? समझ आया बहुत अच्छे से। अब ये वाले सवाल होते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करते हैं। बेटा पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सवाल को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एकदम। देखो क्या कह रहा है, ए प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। एक प्रोटॉन को ओरिजिन पे फिक्स रखा है, ये प्रोटॉन है सर, ई लिखा है। अरे प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही तो होता है। ये प्रोटॉन है और इसको यहां पे क्या रखा है? फिक्स्ड। एक स्टेटमेंट बस मैंने ये पढ़ा, अ प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। तो अ प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, अनदर प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ओरिजिन। स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन जिसका चार्ज प्लस ही है, इसको रिलीज किया है।
अब यहां पर ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा प्रोटॉन फिक्स्ड है और एक प्रोटॉन को यहां से रिलीज किया. टेकिंग चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एज अ E एंड मास एज अ M, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द ओरिजिन. जब प्रोटॉन को प्रोटॉन के फील्ड में छोड़ेंगे तो रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से ये दूर भागेंगे. तो ये प्रोटॉन तो फिक्स है. जब ये प्रोटॉन यहां से 2r डिस्टेंस पर आ जाएगा भागते हुए, तो उसकी कुछ यहां पे क्या होगी, स्पीड होगी. वो आपसे पूछिए, वो स्पीड बेटा आपसे पूछिए, ये वाली स्पीड आपसे पूछिए. और यहां से क्या किया है, चार्ज को, प्रोटॉन को रिलीज किया. सवाल को एक बार और पढ़ो. हां, दूसरा पार्ट है वो हम बाद में करेंगे, पहले पार्ट को अच्छे समझिए. पहले सवाल को अच्छे समझिए. अब प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, तो प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन. अनदर प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इस प्रोटॉन को रिलीज किया रेस्ट से, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द ओरिजिन. यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस इसको क्या किया, रिलीज किया. तो रिलीज करने पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0. रिपल्सन की वजह से दूर भागेगा. तो यहां पर जब प्रोटॉन आ गया तो उसकी स्पीड क्या होगी. अब समझ गए आप सवाल को, सवाल को समझ गए. अब आप लगाएंगे COMe. क्यों लगाएंगे COMe, क्योंकि आप थोड़ी ना इसमें तो इलेक्ट्रॉन खेल रहा है, इसमें आप थोड़ी ना कहीं पे है. तो जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है, वहां पे COMe लग सकता है. लेकिन एक डाउट है, इसको फिक्स्ड कौन रखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमें पकड़ के रखना पड़ेगा. सर हमें पकड़ के रखना पड़ेगा या फेविकॉल से चिपका दो. तो फेविकॉल का फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव है. अरे हां, एक को तो पकड़ के रखना है. तो यहां पे COMe लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ. ऑप्शन ए यस और ऑप्शन बी नो. बताओ फटाफट. ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो. सीधी जवाब मत देना. बताओ यहां पे COMe लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, फटाफट. ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो. इसको पकड़ के कौन रखेगा, या तो मैं, नहीं तो फेविकॉल से चिपकाओगे. अब फेविकॉल और मैं दोनों ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहां पे COMe लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ. यस और नो. COMe यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. बेटा दुखी होके पढ़ोगे ना तो नहीं पढ़ पाओगे बहुत अच्छे से. आपको खुश रह के पढ़ाई करना है. हम मेहनत हो रही है, लेकिन मेहनत दो तरीके से किया जाता है. एक दुखी मन से करोगे तो पूरा मेहनत किया गया बेकार हो जाएगा. चाहे तुम 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, कोशिश करो इन्वॉल्व होने का, इंटरेस्ट पैदा करने का, खुश होके पढ़ने का. दुखी होके 1 घंटे ही पढ़ोगे तो भी वो बेकार जाएगा. और दूसरी बात एक चीज समझना कि ह्यूमन के पास ना इनफाइनाइट कैपेबिलिटी होता है, उसकी कैपेसिटी कम नहीं है. उसकी कैपेसिटी उसकी सोच से बाउंडेड हो जाती है कि हमारी औकात ही नहीं है करने की. हम खुद अपने आप को हम रोकते हैं सक्सेसफुल होने से. अगर तुम 4 घंटा पढ़ने की कोशिश करोगे किसी तरीके से, तो तुम इफिशिएंटली 3-3.5 घंटा पढ़ पाओगे. लेकिन तुम अपने आप को बाउंडेड करोगे 3 घंटे के लिए तो 2 ही घंटे पढ़ पाओगे. 2 घंटे के लिए बाउंडेड करो तो 1 ही घंटे पढ़ पाओगे. ये ह्यूमन नेचर है. अगर क्लास का ड्यूरेशन मैं फिक्स कर दूं आधे घंटे का, तो बोलो सर आधा घंटा ज्यादा हो जाता है, 20 मिनट पढ़ाओ ना. अगर क्लास 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, सर 1 घंटा 1.25 घंटा बस पढ़ाओ. अगर क्लास 1.5 घंटे की हो, 1 ही घंटे पढ़ाओ. 2 घंटे की हो तो 1.5 घंटे पढ़ाओ. 3 घंटे की हो, सर 3 घंटा ज्यादा होता है, सर 2 ही घंटा पढ़ाओ ना. तो ये जो है ना कामचोरी, वो यहां पर है. समझ गए गधेरा. तो यहां पे आएगा यस, COMe लग सकता है. 57% बच्चों ने बोला यस लगेगा. क्यों लगेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वहां लगता है जहां पे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 हो. और यहां पे पकड़ के रखने में तुम कोई वर्क थोड़ी ना कर रहे हो. वर्क तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो मान लो मैं ही पकड़ के रख रहा हूं इसको, एक प्रोटॉन को ओरिजिन पे मैंने पकड़ के रख लिया, दूसरे प्रोटॉन को r डिस्टेंस से मैंने रिलीज किया, तो पकड़ के रखने में कोई वर्क ही नहीं है. वर्क तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क 0. और जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 हो वहां पे COMe लग सकता है. वहां पे COMe लग सकता है. ठीक है भाई. तो COMe का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. अब आराम से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो सिस्टम का. तो सर ये रेस्ट में है, इसको तो पकड़ के रखा है, ये रिलीज किया तो ये भी रेस्ट में है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0. पोटेंशियल लिखेंगे तो K, ये E और E R डिस्टेंस पे, तो E² बटा R, ये पोटेंशियल हो गया, बराबर यहां पे ये V स्पीड से मान लिया कि ये भाग रहा है,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर। और यहां से ये आर डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर है, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल हो जाएगी के ई स्क्वायर बाई 2r। ध्यान से देखो, हमें स्पीड निकालनी है, के ई स्क्वायर बाई 2r को उधर ले जाएंगे, तो के ई स्क्वायर बाई आर माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यही होगा, इस टर्म को उधर ले जाओ बस। अब बताओ अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा के ई स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। एम से एम कटेगा, एम नीचे ले जाओ, सॉरी 2 से 2 कटेगा, एम नीचे ले जाओ, और वी स्क्वायर तो उधर रूट ले जाओ, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर के ई स्क्वायर बाई एम आर। ये आंसर आएगा। और ऐसे सवाल अब कह रहा है व्हाट इज सीओएमई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सीओएमई कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेटिव दोनों में लगा सकते हैं। सुभी पाल क्या है यार क्यों बेटा क्यों? सीओएमई का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देख, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये होता है सीओएमई का मतलब। सीओएमई तभी लगता है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 हो, और इसको पकड़ के रखने में कोई वर्क नहीं हो रहा। क्लियर है क्या? रिपीट कर देता है, फिर से रिपीट करते, कोई बात नहीं। हम तो 11th पढ़ के आए नहीं सर, हम तो गधे हैं, हम बेवकूफ हैं सर, हमको छुट्टी भी चाहिए, हमको समझ में भी नहीं आता है, हमको पढ़ना भी है। ले जान ले मास्टर का। देख फिर से समझाता हूं भाई, कोई बात नहीं, लेकिन समझ सीख। पहले सवाल पढ़ेंगे। अ प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। एक प्रोटॉन को मैंने यहां पे फिक्स्ड रखा है, इसको पकड़ के रखा है प्रोटॉन को। अनदर प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से इस प्रोटॉन को हम रिलीज कर रहे हैं। रिलीज का मतलब होता है कि अभी इसकी स्पीड 0 है, इसको छोड़ दिया और इसको पकड़ के रखा। अगर इसको फिक्स्ड रखेंगे तो ये तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, और ये रिपल्सन की वजह से प्रोटॉन आगे भागेगा, फोर्स लगा। जब ये प्रोटॉन भागते भागते 2r डिस्टेंस पे आ जाएगा, मान लो यहां पे प्रोटॉन आ गया, तो यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, ये सवाल है। यही सवाल है। हम बोलेंगे कि हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पे लग सकता है। हाँ, फ्रिक्शन थोड़ी ना वर्क कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं हो रहा। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब 0 हो, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि इनिशियली जब सिस्टम को यहां से रिलीज कर रहे थे, तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम, जब आप उसको क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे, बराबर फाइनली जब यहां पे प्रोटॉन पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक प्लस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बराबर होगा। यह है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब बेटा इनिशियली जब तुम रिलीज कर रहे थे यहां पर, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ये तो फिक्स्ड है, ये तो हमेशा रेस्ट में है, और रिलीज कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी भी अभी क्या होगी, 0। रिलीज करने का मतलब वहां पे छोड़ा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो आप लिखेंगे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस 2 चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन, r डिस्टेंस पे, इसकी पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है k q1 q2 बाई r, k e इंटू ई स्क्वायर बाई r। ये हो गया सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक। जब ये भागता हुआ यहां गया तो उसकी स्पीड कुछ v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल कितनी होगी यहां पर, तो 2 चार्ज है, k q1 q2 बटा डिस्टेंस 2r, k e स्क्वायर बटा डिस्टेंस 2r। अब बेटा ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो के ई स्क्वायर बटा आर माइनस के ई स्क्वायर बटा 2r इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। बेटा के ई स्क्वायर बटा आर में से के स्क्वायर बाई 2r को आधा को घटाओगे, एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो के ई स्क्वायर बाई 2r आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, एम नीचे चला जाएगा, इसका रूट लगा दो, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर के ई स्क्वायर बाई एम आर। आंसर है, 2 बार कर दिया। अब तो सीख ले, मैं यहां पे सिलेबस खत्म करने नहीं आता हूं, फॉर्मेलिटी करने नहीं आता हूं, तुम्हें सिखाने आता हूं, और तू है महागधा, तो चल कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ा के सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन तू सीखने की वो तो रख भाई कि हां सीखना है मुझे। अब इसका दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा बता। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि लार्ज डिस्टेंस पर जब चला गया तब, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट सॉल्व है पीछे।
दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? एट अ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मतलब जब प्रोटॉन लार्ज डिस्टेंस पर चला गया, तो इनिशियली आर से छोड़ा और प्रोटॉन लार्ज डिस्टेंस पे चला गया, मतलब इंफिनिटी पे चला गया, तब इस प्रोटॉन की यहां पे स्पीड क्या होगी पूछा है। बहुत आसान, ये इनिशियल सिचुएशन और वो फाइनल, सीओएम लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बताओ, इनिशियली जब छोड़ रहे थे तो काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल होगा के ई स्क्वायर बाई आर, फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और बेटा ये तो तेरा फिक्स्ड है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हुआ? पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हुआ? क्योंकि इन्फिनिटली लार्ज डिस्टेंस पर दो चार्ज का इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो। अब तो सीधा एक लाइन में सॉल्व हो गया भाई, ये टू उधर चला जाएगा, एम नीचे, v इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 2ke स्क्वायर बाई एम आर, खत्म, डन। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब ये सवाल क्या कह रहा है? सेम उसी तरह का सवाल है, लेकिन यहां पे सिचुएशन थोड़ा अलग है। देखो सवाल पढ़ लो, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। द चार्ज q इज फिक्स टुवर्ड्स द अनदर चार्ज पार्टिकल q विच इज फिक्स्ड, सॉरी, अ चार्ज q इज फायर्ड, क्या लिख रहा है? अ चार्ज q इज फायर्ड टुवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल q विच इज फिक्स्ड। ये एक चार्ज है कैपिटल Q विच इज फिक्स्ड, और इसके तरफ एक स्मॉल q चार्ज को v वेलोसिटी से फायर किया है। इट अप्रोचेज q अप टू अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस स्मॉल r। अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फेंक तो दिया, लेकिन रिपल्सन से इसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली यहां पे q चार्ज आके रेस्ट में आ जाएगा। क्लोज डिस्टेंस स्मॉल r देन रिटर्न्स इफ q बेयर गिवन अ स्पीड 2v देन क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वुड बी। जब v डिस्टेंस से फेंका तो ये r डिस्टेंस पर आके यहां पर रुक गया, देखो ना। अब इसी को मैं 2v स्पीड से फेंकूं तो कितने डिस्टेंस तक मिनिमम जाएगा, ये सवाल है। तो सबसे पहली बात बेटा यहां पे ये बताओ कितने डिस्टेंस से फेंका। कोई डिस्टेंस नहीं फेंका है तो लार्ज डिस्टेंस लेंगे कि लार्ज डिस्टेंस से फेंका हुआ। लार्ज डिस्टेंस मतलब इनफाइनिटली लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि तुम्हें अ चार्ज q इज फायर्ड टुवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q विच इज फिक्स्ड विथ स्पीड v। इसको मैंने v स्पीड से फायर किया, अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता तो मैं लार्ज डिस्टेंस ले लूंगा, सिंपल सी बात है, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो। नहीं तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं, COMe लगाना है। केस 1 में, सबसे पहले केस में COMe लगाओ। बताओ अगर इन्फिनिटली लार्ज डिस्टेंस पर है तो इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? K Q1 Q2 बाई R। यहां पे यही लिखते हैं भाई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो इसकी काइनेटिक बोलो क्या होगी? सर काइनेटिक तो हाफ एम बी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, उसकी काइनेटिक रेस्ट में तो जीरो। पोटेंशियल क्या होगी? जीरो, क्योंकि इन्फिनिटली लार्ज डिस्टेंस पर है, बराबर यहां पर जब चार्ज आके रुक गया और इसको तो फिक्स रखा है तो सिस्टम की काइनेटिक जीरो, प्लस पोटेंशियल क्या होगा? आर डिस्टेंस में पोटेंशियल होगा के स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाई आर, ये पोटेंशियल होगा। तो इस आर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आर को यहां ले जाता हूं, बाकी टर्म को इधर लिखता हूं, तो 2k कैपिटल Q स्मॉल q बटा एम वी स्क्वायर, मतलब जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है स्मॉल r, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वी स्क्वायर। अगर मैं डबल स्पीड फेंकता हूं तो 2v, तो ये r/4 डिस्टेंस तक जाएगा। क्या आंसर होगा? बी। बहुत बढ़िया, सामने होता ना तो 4 लात मारता खींच के। चलो धन्यवाद, आप टिके रहे, आपने पढ़ाई किया यहां तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्यों हमारा कांस्टेंट नहीं होगा? क्यों तो कांस्टेंट ही है। सर फायर करने में एक्सटर्नल लगेगा ना, सर फायर करने में एक्सटर्नल लगेगा ना, तो वर्क नहीं किया ना, बस फेंक के छोड़ दिया इसको। उसके बाद देखो फायर करने मान लो एक्सटर्नल लगा, लेकिन मैं फायर करने से बाद की कहानी देख रहा हूं, उसके बाद तो एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, फायर करके हमने छोड़ दिया, तो वी स्पीड जब मिल गया उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, है ना? क्लियर है? क्लियर? अब आगे के सवाल हैं कुछ, वो आपको होमवर्क में करने हैं भाई साहब।